बात बोल। है। मेरे साथ इस फ्रेम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनीसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। अनीसुल इस्लाम साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले उन्होंने जो है पीडीपी, उसके बाद अपनी पार्टी, और बिलाकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए और पार्लियामेंट इलेक्शन में एक मेन रोल अदा किया। उसके बाद जो असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें भी 7 हल्के इंतखाब जो अनंतनाग के थे वहां पे कंपेनिंग जारी रखी और लोग उसे वोट मांगे। रिजल्ट ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोलिशन कांग्रेस के साथ थी, सातों की सातों सीटों पे जो है कब्जा जमाया कोलिशन पार्टनर्स ने। मैं आपको बता दूं अनीसुल इस्लाम एक यंग लीडर है और आज जानना चाहेंगे क्योंकि ऑनरेबल पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी आए थे, उनके हमरा नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे, और जो वजीर आला है जम्मू कश्मीर यूटी के उमर अब्दुल्ला भी उनके हमरा थे और टनल का इनॉग्रेशन हुआ। वहां पे उमर अब्दुल्ला ने जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के सामने स्टेट हुड की बात रखी। सर अनीस साहब, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज दौरा था, टनल का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो थे यूनियन गवर्नमेंट के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पे आए थे। कैसा लग रहा है, क्या शुरुआत, कैसे आप शुरुआत करेंगे? आबाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक जी दीरीन मांग थी बहुत टाइम से बिल्कुल। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि ये टनल जो है सोनामार्ग को कनेक्ट के लिए होनी चाहिए थी, और आज उसकी इनाग्रेशन हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए। जी तो उसके साथ साथ नितिन गडकरी साहब थे, उसके साथ साथ जितेंद्र साहब थे, और हमारे इस यूटी के जी हमारे जी जी चीफ मिनिस्टर, हमारे कायद जनाब उमर साहब भी थे। तो एक मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी आज के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनाग्रेट करा। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम होगा, जो सोनामर्ग के साथ जो कनेक्टिविटी हुई, यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, सोनामर्ग के लोगों को बूस्ट मिलेगा, गांदरबल को बूस्ट मिलेगा, हमारे नौजवानों को बूस्ट मिलेगा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें वो रोजगार की तरफ जाएगा। तो हमने भी उसी लिहाज से इस चीज़ को आज देखा कि, और हमें अच्छा भी लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए और खुद जी। फिजिकली टनल की इनाग्रेशन की। अनीस साहब, एक अहम सवाल आपसे। उमर अब्दुल्ला आज वहां पे उन्होंने अपनी तकरीर में स्टेट हुड की बात की, तो मगर दूसरी तरफ जो आपके हिजबी इख्तिलाफ के लोग हैं, वहीदुर रहमान परा साहब ने अभी अभी अपने ट्विटर हैंडल पे वो कह रहे थे कि आज उमर अब्दुल्ला वजीरा नहीं लग रहे थे, ये बीजेपी के तर्जुमान लग रहे थे। बहुत अच्छी बात आपने बोली अब्बास साहब। देखो, वहीद साहब को मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपकी जी, आप वसादत कैमरा से, की तरफ देखिए। आपकी आपकी वसादत से वहीद साहब को एक बात बोलना चाहूंगा। वहीद साहब, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब इस यूटी के चीफ मिनिस्टर है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल और प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है, और वो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल वो बिल्कुल। यहाँ पे दौरे पे आए और हमारा चीफ मिनिस्टर का हक बनता है उसके साथ जाना। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, तब आपके ट्वीट कहाँ थे जब आपकी महबूबा मुफ्ती साहबा आरएसएस वालों के साथ स्टेज शेयर करती थी? तब आपके ट्वीट्स कहाँ थे जब आप आरएसएस वालों के साथ स्टेज शेयर करते थे? जब आपके मिनिस्टर साहिबान आरएसएस का स्टेज शेयर करते थे? हमने तो आरएसएस का स्टेज शेयर नहीं किया। हमने तो जी कल भी बोला, हमारे फारूक साहब ने कल भी बोला कि हमें दिल्ली के साथ चलना है, लेकिन हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहे और हम हमेशा रहेंगे। जी लेकिन अगर हम दिल्ली के साथ अच्छे से बात ना करें, यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हल कैसे होंगे? जी हम तो दिल्ली से ही मांग रहे हैं, हम तो स्टेट हुड रेस्टोरेशन मांग रहे हैं। वो किन से मांग रहे हो? तो दिल्ली की सरकार से मांग रहे हो, तो जी पाकिस्तान नहीं जाना है ना। जी। वो तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया ही दे वो सकती तो है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं हमें देगा। जी जी हमें अगर कोई चीज देगा, वो यहाँ के मुल्क के प्रधानमंत्री ही देंगे, जो इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो देंगे। हमने, उमर साहब ने आज तकरीर में बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका वादा जो है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन द फ्लोर भी वादा किया है, और जम्मू में भी वादा किया, और कश्मीर में भी वादा किया है कि बहुत जल्द यहाँ के लोगों को स्टेट ऑफ रेस्टोरेशन होगी, और हम भी उसी वादे पे कायम और दायम है। और हमें भी उम्मीद है कि
दिल्ली की जो सरकार है वो यहाँ के लोगों के जो हक हुकूक है वो उनको मिलेंगे। और आपकी वसादत से ये बोलना चाहूँगा वहीद रहमान फराज साहब को कि यहाँ पे आज की जो तबाही का जो कारण है, उस जो तबाही यहाँ पे हुई है उसके अगर कोई जिम्मेदार है वो पीडीपी है। और इस जहाँ जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, आपको शायद याद होगा अब्बास साहब, जब सरकार टूटी वो सरकार पीडीपी ने नहीं तोड़ी, जी वो सरकार बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया। बिल्कुल। महबूबा जी सेक्रेटरी की तरफ जा रही थी, उसको फोन आया कि जनाब बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करे, उन्होंने सपोर्ट वापस लिया है। जी ये एंजॉय पावर कर रहे थे। वहीद साहब हमारे जो थे सपोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी साहब थे उस टाइम उसको जम्मू कश्मीर के लोगों की याद नहीं आती थी। उस टाइम उसको ये चीज याद नहीं थी कि ये दिल्ली की जो सरकार है, आरएसएस वाली सरकार है, उनके साथ स्टेज शेयर किया, उनके साथ पावर शेयर किया, उनके साथ मजे उड़ाए, उनके साथ हमारी बर्बादी जो है थी जम्मू कश्मीर की बर्बादी, वो तो उसी दिन शुरू हुई जब 2014 में पीडीपी ने यहाँ पे बीजेपी को लाया। हमने तो उस दिन भी बोला था, हमने महबूबा जी को भी बोला था कि आप अनकंडीशनल सपोर्ट ले लो हमसे, आप कांग्रेस हमसे अनकंडीशनल सपोर्ट ले लो, हमें आपकी कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, जी हमें एमएलसी नहीं चाहिए, हमें चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर की बहबूदी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना चाहते थे। हमें पता था कि इन बीजेपी वालों का जो मकसद है, इन बीजेपी वालों का मकसद क्या है, ये किस लिए यहाँ पे आए, लेकिन पीडीपी वालों ने नहीं माना। वहीद साहब, पहले अपने गिरेबान में एक बार नजर मारिए, पहले आप खुद देखिए, आपने यहाँ के लोगों को कितना बड़ा धोखा दिया। उस धोखे का आपको सिला मिला अभी इलेक्शन में। यहाँ के लोगों ने आपको सिखाया कि आपने जो यहाँ के लोगों के साथ किया वो आपको खुद वापस मिला। मजीद आपके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में है, एलजी भी यहाँ पे डेवलपमेंट करता था, जिस तरह से रोड्स बन रहे हैं या टनल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये एलजी भी करता था। उनका मानना है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खामोशी अख्तियार की है, जमात इस्लामी के बारे में बात नहीं हो रही, जो हमारे नौजवान जेलों में है उनकी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार खामोश नजर आ रही है। देखिए अब्बास साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे मंशूर में जो है ना, हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में जी जो हमने बोला है, हमें लोगों ने 5 साल के जी लिए चुना है। जी बिल्कुल। हमें लोगों को 2 महीने के लिए नहीं चुना है। जी पॉलिटिकल डिजास्टर था। पिछले 7 सालों से यहाँ पे गवर्नर रूल था। गवर्नर रूल डेमोक्रेसी में माना जाता है सबसे बदतरीन रोल। क्यों बदतरीन रोल माना जाता जी है कि जी क्योंकि वहां पे जहाँ पे गवर्नर रूल होता है वहां की लोगों की सुनवाई नहीं होती है। एक इलेक्टेड सरकार बनी, लोगों के नुमाइंदे सामने आए, लोगों की बात सुनते हैं, जी लोगों के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको मैं आवाज साहब बोलूंगा कि यहाँ के लोगों में अंदर एक डर था, वो जी डर बाहर आ गया है। आप आज खुले आम बाहर बात कर सकते हो, आज आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अभी आप कुछ दिन पहले हमारे आगा रूहुल्लाह साहब ने चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट किया, जो आपने पिछले 5 सालों में, आपने पिछले 7 सालों में कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा था। अगर एलजी दौर में कोई प्रोटेस्ट होता तो वो सारे लोग बंद होते जेलों में, उनके ऊपर एफआईआर डाला होता। हम यही चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी में, एक यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक डेमोक्रेसी रेस्टोर हो, यहाँ के लोगों की बात कहीं ना कहीं पहुंचे। अगर डेमोक्रेसी में हक होता है हर एक इंसान को बोलना, जिस इंसान के अंदर कुछ हो वो सामने आता है, जी लोगों के सामने अली आता है, साहब, मीडिया के सामने आपने आता है। अगर रुहुल्लाह की बात छेड़ी, बताया जाता है कि वो नाराज है तंजीम से। लोग बातें कर रहे हैं कि शायद वो निकल जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद सैलाब आ जाएगा, जिस तरह से पीडीपी को जो है नुकसान हुआ, लीडर्स निकल गए, वही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी होगा। और कह रहे हैं कि सरकार जो है मार्च तक ही चलने वाली है। अब्बास साहब देखो, मैं आपको एक अच्छी बात बोलूंगा। आगा रूहुल्लाह साहब जिस दिन उसने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के बाद एक तकरीर उसने की। उस तकरीर में सबसे पहले उसने क्या बात की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहेगा उसको मैं तोड़ूंगा। जी आगा रूहुल्लाह साहब हमारे लीडर है। आगा रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार लीडर है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जी उसके रग रग में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अब एक चीज है कि हर एक इंसान को हक है डेमोक्रेसी में बात करना। जी जी हमारे आगा रूहुल्लाह साहब को भी हक है बोलने का। वो आए, वो लड़कों के साथ आए, अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस तरीके से सीएम साहब ने बात सुनी, लोग उन बच्चों को अंदर बुलाया और बात सुनी, कमेटी बनाई, कमेटी में फ्रेम की, 6 महीने का टाइम दिया गया, अच्छे तरीके से सारी चीजें हो रही। कोई सरकार, सर, अगर अच्छी तरीके से सब कुछ हुआ, आज अगर रुहुल्लाह क्यों नहीं थे देखो इनॉग्रेशन में? मैं आपको एक बात बोलूंगा। वो मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर के है, लेकिन वो उसका एक जाती डिसीजन होगा कि वो वहां पे नहीं गए। लेकिन
अगर आप जो इनविटेशन जो बनाया गया था, जी उस बिल्कुल इनविटेशन बिल्कुल। में अगर रोहला साहब का नाम था, अब उसका पर्सनल ज़ाती कुछ होगा, क्या पता तबीयत ठीक नहीं होगी, क्या पता कहाँ होंगे, या तो हाँ, एंगेजमेंट्स। क्या कुछ एंगेजमेंट होंगे बिजी, या यहाँ पे है या बाहर है, तो वो नहीं जा पाए। लेकिन ऐसा ये कुछ मामला है नहीं कि हमारे बीच और आगा रोहला साहब के बीच में ऐसा कुछ है। वो हमारे हार्डकोर लीडर है, हमारे लीडर है, हमारे लीडर थे, हमारे लीडर है और हमारे लीडर ही सर रहेंगे। सर एक अहम सवाल, जिस तरह से आपने प्रॉमिस किया लोगों के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर्स या जॉब्स देने की आपने बात की इलेक्शन से पहले, उसके बाद जो है उमर अब्दुल्ला की लैंग्वेज बदल गई। उनने स्मार्ट मीटर्स के बारे में बोला, आपके डिप्टी सीएम जो है वो स्पीचेस दे रहे हैं, कुछ अलग है। जब आप चेयर के बाहर होते हैं एक बात करते हैं, जब आप सिस्टम में आ जाते हैं आप एकदम जो है जिस तरह से पीडीपी कह रहा है आपने सरेंडर किया है। देखिए अब्बास साहब, पहले ही 2-3 महीने हो गए सरकार को, जी अभी जी, 3 महीने भी काफी नहीं हुए। क्रूशल भी हो सकती है। देखो पिछले 6-7 साल से गवर्नर रोल था। मतलब हम उस तरीके से जब हमने सरकार बनाई, सिस्टम बहुत खराब हो गया था, तो उस सिस्टम को संभालने में हम लगे हैं। लेकिन हमने पहले ही दिनों में, अगर आप देखोगे, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। हमारा एक विंटर सेशन हुआ करता था जो कि मार्च सेशन में लिया गया था, उसको सेशन जी को जी हमने जी जी चेंज किया। वो सेशन अब बच्चों ने नवंबर में एग्जाम दिया जी, वो। अच्छी बात है, उस हाँ, पे लोगों की तो सराहना भी अभी, की हाँ जो अभी, अच्छा हाँ किया अभी उस। अभी आप कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ओल्ड एज पेंशन जो था वो बहुत टाइम से बंद था। जी 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 पिछले 2-3 सालों से कुछ वेरिफिकेशन चल रही थी, कुछ हुआ यहाँ से कुछ वहां से, वो कुछ 2-3 दिन पहले उसको रिलीज भी किया गया। हमारे मंशूर, मैंने बोला ना, प्रायोरिटी हमारी जो है वो हमारा मंशूर है। हम जी जी। मैनिफेस्टो पे, जिस मैनिफेस्टो पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा है, आपकी चैनल की वसादत से मैं बताना चाहूंगा हम अपने लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा है, उस मैनिफेस्टो को 5 साल जी में बिल्कुल। पूरा करेगा। हमने 200 यूनिट्स के लिए बोला है, वो 200 यूनिट्स भी फ्री हम देंगे। हमने राशन डबल करने की बात की, वो डबल राशन भी आएगा। हमने अनएम्प्लॉयमेंट को या एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की बात की है, वो भी हम करेंगे। हम लगे हैं इस सिस्टम को ठीक करने के और ये लिए। सब एक अहम सवाल, यहाँ पे जिला अनंतनाग में एमसीएच हॉस्पिटल है, काफी कंजस्टेड एरिया है, ट्रैफिक जाम रहता है, जो अनसेफ बिल्डिंग जो है 2014 के सैलाब के बाद उसको करार दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक कमेटी बनाई थी और उसका रिपोर्ट जो है सामने नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि आखिर सरकार बेबस क्यों है, उस हॉस्पिटल को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए देखिए आवाज साहब, मैं आपको एक बात बोलूंगा। जब 2014-15 में ये मसला हुआ था, रात को ही हॉस्टल को, एमसीएच को शिफ्ट किया गया रहमत आलम में, और रात को ही सामान को वापस लाया गया। जी एक बड़ी पॉलिटिकल गेम थी वो। जी जी। क्या आप पीडीपी, चाहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन देखो होनी चाहिए? हम तो बोलते हैं, हमने तो बोला है, हमने जो कमेटी बनी है ना, वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं, रिपोर्ट कहाँ है? वो अब तो रिपोर्ट, एक महीना हो गया, देखो सकीना भी रिपोर्ट, तो साहब यहाँ पे आप आई थी। रिपोर्ट भी आएगा, आप देखोगे भी, शिफ्ट भी हमारा एमसीएच होगा। हाँ, यहाँ पे जो मसले मसाइल वो सारे हम पूरे करेंगे, आप बेफिक्र हो, ऐसा और कुछ ये नहीं है। भी बताया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा साउथ हाँ, कश्मीर के लिए सौतेली बात का सलूक नहीं किया। नहीं, मैं आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 सीटें अनंतनाग से मिली, एक भी मिनिस्टर जो है कैबिनेट बजट नहीं मिला। मैंने बोला, वजह क्या है? अब्बास साहब, आप अभी 2 महीने हुए हैं। अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे, यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा, यहाँ से जो हमारे बड़े बड़े मसले हैं वो भी हल होंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जब 2015-16 में जब जी पीडीपी जी की सरकार थी, पीडीपी की सरकार जब थी, पीडीपी की सरकार में रात को शिफ्ट किया गया। जी। रात को 3 बजे सामान को बिल्कुल शिफ्ट किया गया, और रात के 4 बजे उसको वापस भी लाया गया। ये तो आप कभी सवाल नहीं पूछते हो। नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, क्या वो महबूबी नेक्सस से था? नहीं, नहीं महबूबी क्या से वो नेक्सस था? नेक्सस था। हमने हम पिछले आज भी दिन बोलते हैं, इस आप स्टोरी की। उसमें लाभ कौन इन्वॉल्व है, वो बड़ा नेक्सस था। अगर गलत किया पीडीपी ने, नेशनल हाँ, कॉन्फ्रेंस अच्छा मैं करे, हम उसको शिफ्ट कीजिए हम आप। तो कर रहे हैं ना। मैंने जी बोला रिपोर्ट भी आएगा, उसको शिफ्ट भी करेंगे हम। जी। एक दूसरी बात मैं कब आपको तक शिफ्ट करेंगे लोगों बहुत को? आप क्या बहुत कहना देखो चाहेंगे देखो, कैमरा के जरिए? आप बताइए। मैं आपको अपने अनंतनाग के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल की वसादत से, कि बहुत जल्दी एमसीएच शिफ्ट भी होगा, जी। और एक अच्छे और बिल्डिंग में हम होगा। उन लोगों के खिलाफ भी नहीं है, लोग उन लोगों के खिलाफ नहीं जिनका वहां पे हमने बिजनेस चलता है, हमने उनको भी देखो अकोमोडेट करना देखो, चाहे। हाँ जिस उनको भी, जगह उसको शिफ्ट किया उनको भी, जाएगा हाँ उनको भी अकोमोडेट उनको भी करना हम, चाहे, हाँ देखो मगर लोगों को सफर नहीं होना वो चाहिए। हमारे अपने लोग हैं। जी जो वहां पे जिसका घर उससे चलता है, वो हमारे अपने जी लोग हैं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अजीज है। हम उनको भी साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि जी उनको जी हम जी। नहीं उनको छोड़ेंगे। लेकिन आपको एक अच्छी बात बोलूंगा कि एक एमसीएच का नया एक डीपीआर हमने तैयार करवाया है, जिसमें लगभग डीपीआर 160 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। जी उसमें लैंड भी आइडेंटिफाई होगी, एक बहुत जबरदस्त सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा आने वाले 2-4 सालों में, कि जो यहाँ के लोगों को हम एक गिफ्ट देंगे।
لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں گا، نیکسس ہوا ہے. جی میں آپ کو ایک اچھی بات، ٹیوبرکلوسس ہاسپٹل تھا ہمارے اننت ناگ میں، تھا کہ نہیں تھا؟ جی بالکل آج کی ڈیٹ میں کہاں ہے؟ وہ آج مٹن کی میں ڈیٹ میں وہ مٹن میں ہے. بالکل وہاں پہ کیا بنایا گیا؟ جی وہاں پہ ایک کار پارکنگ بنائی گئی. کیوں کار بنائی گئی؟ کیونکہ ہمارے جو ایک بڑے لیڈر تھے پی ڈی پی میں، ایک بڑے لیڈر، اس کے بیٹے کو کنٹریکٹ ملا تھا. اس کنٹریکٹ کی وجہ سے ہمارے ٹیوبرکلوسس ہاسپٹل کو پتہ نہیں کہاں پہ رکھا. جی. یہ ایک نیکسس تھا. نہیں اگر نیکسس آپ نہیں تھا. سرکار میں ہے ایکشن کیجیے نا ایک جناب. ہاں دیکھو، اگر غلط ہوا ہے آپ ایکشن آج کیجیے. ایک اچھی بات میں آپ کو بولوں گا. محبوبہ مفتی صاحبہ کو جب انوگریشن کرنا تھا ہمارے جی ایم سی اننت ناگ کو، جی جی ایم سی اننت ناگ کو ہم نے جو نیشنل کانفرنس کی ڈیمانڈ تھی اس بار، ہم نے بولا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رہنے دو اور جی ایم سی اننت ناگ کو آپ دوسری شفٹ جگہ کرو. شفٹ کرو. نہیں، جہاں پہ وہ بنا ہے ایکچولی، جہاں پہ دالگاہ میں ڈالگاؤں میں بنا ہے، جی 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 ایم سی اننت ناگ کو وہاں پہ شفٹ رکھو. اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رکھو. جی جی یہاں کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے پیشنٹ شفٹ سری نگر نہیں ہونے چاہیے، جہاں سے جی ایم سی اننت ناگ میں شفٹ ہونے چاہیے. لیکن ایک نیکسس وہاں پہ بھی ہوا. جی وہاں پہ بھی ایک بڑے لیڈر کے بیٹے کو کنٹریکٹ تھا اور بہت سارے لیڈروں کو کنٹریکٹ، ان کے بیٹے اس میں کام کر رہے تھے، اور اس نیکسس کو وہاں پہ رکھ کے کیا گیا کہ نہیں اب ہم یہاں پہ کریں گے. ایک بڑا نیکسس ہوا. اگر آپ سچ کی سیاست کرتے ہیں، حکمران جماعت آپ کی ہے، اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی وہ نکالیے. دیکھیے آپ سریعام عوام کے سامنے آ جائیے ابا اور کہیے کس نے غلط کیا ہے، سامنے لائیے. عباس صاحب، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، جی ساری چیزیں سامنے آئیں گی آنے والے ٹائم میں. آہستہ آہستہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں کے لوگوں کو، جو لوگ جس مصیبت میں ہیں، ان سے باہر نکلنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں نہیں ہوگا. جی جی اس میں ٹائم لگے گا. اس میں 5 مہینے، 8 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال اس میں لگیں گے. جی لیکن میں آپ کی چینل کی وسادت سے یہاں کے لوگوں کے، اننت ناگ کے لوگوں کے بولنا چاہوں گا کہ ان 4-5 سالوں میں نیشنل کانفرنس نے جتنے بھی وعدے اننت ناگ میں کیے ہیں، چاہے وہ جی ایم سی اننت ناگ کا ہو، چاہے وہ ایم سی ایچ اننت ناگ کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ جتنے بھی ہم نے وعدے لوگوں کو کیے ہیں، وہ وعدے ہم انشاءاللہ پورے کریں گے. ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں، ہمارے ایم ایل اے آن ٹو ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے آن ٹو ہمارے سارے ایم ایل اے لگے ہیں. اب کہیں پہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن لوگوں کو میں بولنا چاہوں گا کہ آپ بھی جلد بازی مت کریے. آپ کو ہم انشاءاللہ الرحمن نیشنل کانفرنس نے جو وعدے کیے وہ ان وعدوں پہ پورا کریں گے. سر ایک اہم سوال، لوگ باتیں باہر کر رہے ہیں، پولیٹیکل سرکلز میں باتیں چل رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے 370 پہ خاموشی اختیار کی ہے، جیسے لگ رہا ہے آپ نے کمپرومائز کیا ہے. آپ کو تو بات کرنی چاہیے 370 کی، اسپیشل سٹیٹس کی. آپ نے کہا کہ ہم نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا، جبکہ اس میں آپ نے ایک کنڈیشن رکھی ڈائلاگ پروسیس کی. وہ ڈائلاگ پروسیس کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ عباس صاحب، ہمارے منشور میں تھا کہ ہم پہلے اسمبلی میں ریزولوشن کریں گے جی پاس. بالکل 370 کی ہمیں ایکسیپٹ، اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے. اسپیشل سٹیٹس مینز کیا ہے؟ جس دن اسمبلی میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا، اس دن بھی وحید الرحمان پارا صاحب نے ڈرامہ کیا. اس نے پہلے ہی دن دیکھو ڈرامہ کیا کیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے ریزولوشن پاس کیا، بولا کہ اس میں اسپیشل سٹیٹس میں 370 کا نام نہیں ہے. لیکن اس کو میں بولنا چاہوں گا اسپیشل سٹیٹس کیا ہے. اسپیشل سٹیٹس میں ہمارا 370 آتا ہے، ہمارا 35 کور آف آرٹیکلز ہوتا ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس میں کور آف آرٹیکلز ہوتا ہے. اس میں پروٹیکشن آف لاز، اس میں ہمارا اسٹیٹ ریسٹوریشن بھی آتا ہے. جی ہم نے پہلے دن ہی بولا اس میں سب کچھ ہے، سپریٹ فلیگ، اسپیشل ڈیول ممبرشپ، ڈوول ممبر، اس میں ساری چیزیں 330 اسپیشل سٹیٹس میں ساری چیزیں. یہ بک ہے. ہم نے 370 نہیں لکھا، ہم نے کہا اسپیشل سٹیٹس میں ایک پوری ساری اسی چیزیں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ نے لوگوں کے اوپر جو ہے پانی پھینکا ہے. آپ نے اسپیشل سٹیٹس اس لیے لکھا تاکہ بی جے پی آپ کے ساتھ ناراض نہ ہو جائے. دیکھو عباس صاحب، لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں نا. دیکھو اسپیشل سٹیٹس میں آپ نے خود بولا کہ ساری چیزیں آتی ہیں. جی اس میں 370 آتا ہے، 35 سے آتا ہے. آپ سے وضاحت ہم چاہنا چاہتے ہیں. اس میں 370 آتا ہے، اس میں 35 سے آتا ہے. اس میں اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ آتا ہے. وہ ہاں فل اسٹیٹ ہوڈ جو لائن آرڈر ہے، فل اسٹیٹ ہوڈ ہم نے مانگا ہے. ہم نے پہلے دن ہی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں وہ فیصلہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ ہمیں قطعی منظور نہیں ہے. یعنی آپ ریورس چاہتے ہیں. ہاں دیکھو ہم یہی بولنا چاہیں گے کہ نیشنل کانفرنس اس چیز کو قطعی نہیں بولے گا. ہم نے لڑا اس چیز کے لیے، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی لڑا. ہم آج بھی لڑتے ہیں اور ہم آنے والے ٹائم میں بھی لڑیں گے. بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ زبان کیوں ہے؟ میں تو بول رہا ہوں. آج مانتے ہیں ہم عمر صاحب نے تعریف پرائم منسٹر کی، ہم مانتے ہیں وہ آنریبل پرائم منسٹر ہے، مگر تھوڑا سا 370 بولنا تھا ہمارا اسپیشل. دیکھو میں آپ کو بولنا، سب جوڈیس ہے. جی 370 سب جوڈیس سپریم کورٹ میں ہے. فیصلہ بھی اس پہ گیا سب جوڈیس ہے. ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے جو لائرز ہیں لڑ رہے ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہیں. جس دن وہ مسئلہ ہوگا ہم اس کے لیے لڑیں گے اور ہمارے خون میں ہے.
ہم بولنا چاہیں گے آپ کی جی وسادت جی سے، آپ بتائیے ہم لوگوں بولنا چاہیں گے آپ کی وسادت سے کہ جموں کشمیر کے لوگ، خاص کر نیشنل کانفرنس کے لوگ، 370 جو ہم نے ابروگیٹ کیا گیا، 35 کو ختم کیا گیا، ہم قطعی اس چیز کو منظور کرنے والے. نہیں ہے. آپ کچھ بھی کرو، دلی کی سرکار کو بولنا چاہیں گے آپ کی وسادت سے آپ کچھ بھی کرو، وہ فیصلہ ہمیں قطعی قبول نہیں ہے. نیشنل کانفرنس اس چیز کو نہ کبھی اس نے مرنے دیا ہے اور نہ ہم کبھی اس چیز کو مرنے دیں گے. 370 آئے گا، ہم لڑیں گے، اپنا خون کا قطرہ قطرہ بہائیں گے اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، لیکن اس چیز کے لیے لڑیں گے. سر ایک آخری سوال آپ سے. لوگ کہہ رہے، آخر میں بتائیے ایک میسیج بھی لوگوں کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے ووٹ دیے مگر طاقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے ایم ایل اے کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سی ڈی ایف نہیں آ رہا ہے، آفیسرز فون نہیں اٹھا رہے، وجہ کیا ہے؟ کس نے بولا عباس صاحب؟ سر یہ باہر باتیں چل رہی ہیں، ایم ایل اے صاحبان جب مجھے جاتے تو ہیں کہیں دیکھو، پہ سیریس نہیں لیا جاتا اس. میں دیکھو، میں پارٹی کا ایم ایل اے نہیں ہوں، میں جی جی پارٹی کا نہیں ذمہ دار. پھر بھی آپ میں ہیں ذمہ بات دار سنو، ایک ہے، میں آپ کوآرڈینیٹر میں ہیں. وہی بول رہا ہوں، میں پارٹی کا ذمہ دار ہوں ضلع اننت ناگ میں. میں آپ کو اپنی بات بولوں گا کہ میں پچھلے 3 مہینے سے جہاں پہ بھی ہمیں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں افسر صاحبان سے بات کرنی ہوتی ہے، جی ہماری بات سنی جاتی ہے. میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہوں، میری بات کو سنا جاتا ہے. جی آج بھی میں اننت ناگ میں کچھ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ہمارے جو ڈی سی اننت ناگ صاحب تھے، اس کے ساتھ میں آج بھی 1 جی جی گھنٹہ ڈسکس کر رہا تھا. کچھ باتیں تھی، کچھ مسئلے تھے، جی اور آن دا اسپاٹ ہم نے مسئلوں کو حل کیا. جی کس نے بولا نہیں کام ہو رہے؟ کام ہو رہے ہیں. ہمارے ایم ایل اے صاحباز آنریبل ایم ایل اے ہیں. تب بھی جو اسٹیٹ میں ان کا پاور تھا، آج بھی وہی پاور ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فوبیا چل رہا ہے. جی. ہمارے اپوزیشن کے لوگ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو نہیں کچھ چلا. ہم نہیں کشمیر میں ایک کہاوت ہے گڑ پھاکے ہاں ٹانگس رنگ، ہم دیکھو، کیا ایسی بات بتائیں؟ سرکار ہماری ہے، جی سرکار ہم چلا رہے ہیں، ہمیں جی. سرکار چلانے دو. کیا سرکار 5 سال چلے گی؟ ہاں بالکل چلے. میں پی ڈی پی کے لوگوں کو بتانا جی چاہوں جی اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ سرکار 5 سال چلے گی نہیں، سرکار دوڑے گی. کیونکہ ہمارے پاس ایسے لیڈرز ہیں جن کے اندر صلاحیت ہے، جن کے اندر ایک تجربہ ہے لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کا. ہم 5 سال سرکار کو چلائیں گے، یہاں کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. جس مصیبت میں یہاں کے لوگ ہیں، ان مصیبت سے باہر نکال کے یہاں کے نوجوانوں کو ایک اچھی بہتر کی زندگی دیں گے، ان کو روزگار دیں گے، ان کو سکون والی زندگی دیں گے، اور یہاں کے مسئلے مسائل کو حل کریں گے. آنے والے 5 سال ہمارا نیشنل کانفرنس کا جو منشور ہے، اس منشور پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور آنے والے 5 سال میں ہم اپنے منشور کو آگے لے کے یہاں کے مسئلے مسائل کو حل چلیے کریں آپ گے. نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے انیس الاسلام جنہوں نے کہا کہ لوگوں کے مسائل جو ہے آن پریورٹی پہ ہے، ہمارے ایم ایل ایز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، طاقت بھی ہمارا ہے، اور 5 سال ہماری گورنمنٹ چلے گی. ارلی ٹائمز اننت ناگ.